हमारे शरीर में थायराइड ग्रंथि गले के पास स्थित होती है और इसका निर्माण एम्ब्रियोनिक पीरियड में भ्रूण की अवस्था में लगभग छठे हफ्ते से आरंभ होता है और 15वें हफ्ते तक ये पूरी तरह से मैच्योर हो पाता है। थायराइड ग्रंथि मूलतः दो हिस्सों से बनी होती है। उसके बीच का जो हिस्सा होता है, जो फॉलिकुलर एरिया होता है, वो जिह्वा या टंग के नीचे स्थित फोरामेन सीकम से डेवलप होकर नीचे की तरफ आता है और बाहर की तरफ उसका पैराफॉलिकुलर हिस्सा आकर के जुड़ता है। गर्भावस्था के समय बच्चे में थायराइड की आवश्यकता कम होती है, इसलिए थायराइड हार्मोन की मात्रा कम होती है और जैसे जैसे समय बीतता है थायराइड हार्मोन का स्तर बढ़ता जाता है और लगभग 40 हफ्ते के आसपास थायराइड हार्मोन अपने नॉर्मल स्तर पर पहुंच पाता है। तो बच्चा पहले 15 हफ्ते गर्भावस्था में मां के द्वारा प्रदान किए जाने वाले थायराइड पर निर्भर करता है। इस समय माताओं से आने वाला थायराइड हार्मोन यानी कि ट्राई आइडोथायरोनिन और टेट्रा आइडोथायरोनिन लगभग 40% की मात्रा में बच्चे तक पहुंचता है और यदि मां में थायराइड की कमी हो गई तो बच्चे में प्रचुर मात्रा में थायराइड नहीं पहुंच पाता, जिसके की कारण उसमें दुष्प्रभाव हो सकते हैं। इसलिए माओं की थायराइड का सही समय पर उपचार करना अत्यधिक आवश्यक होता है। थायराइड की कमी यदि बच्चों में हम जन्म पर देखते हैं तो अधिकतर बच्चों में थायराइड डिसजेनेसिस होती है, यानी थायराइड ग्रंथि या तो बनी ही नहीं या फिर अपने नॉर्मल स्थिति में नहीं आती है, वो जिह्वा से लेकर के अपनी नॉर्मल स्थिति के बीच में कहीं पर अटकी होती है, जिसे हम एक्टोपिक थायराइड कहते हैं। लगभग 15% के करीब लोगों में डिसहार्मोनोजेनेसिस होती है, यानी थायराइड ग्रंथि उचित प्रक्रिया में काम नहीं कर पाती, जिसके की कारण थायराइड हार्मोन बन नहीं पाता है। तो यदि थायराइड ग्रंथि मूलतः बने ही ना या थायराइड ग्रंथि ऊपर से नीचे आने के रास्ते में कहीं पर रुक जाएगी तो उस परिस्थितियों में थायराइड की कमी हो जाती है। थायराइड मूलतः एक आयोडीन कॉन्सेंट्रेटर होता है जो कि आयोडीन को अपने सेल्स में लेकर के एक कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया के माध्यम से, कई सारे एंजाइम्स के माध्यम से थायराइड के दो मुख्य हार्मोन T4 और T3 में परिवर्तित करता है। इन एंजाइम्स की इस प्रक्रिया में सबसे पहले आयोडीन को थायराइड के अंदर सोडियम आयोडीन सिम्पोर्टर अंदर लेकर के जाता है। उसके पश्चात उन्हें ऑर्गेनिफाई किया जाता है, उन्हें टायरोसिन नामक एक अमीनो एसिड से कंबाइन किया जाता है और फिर अंत में थायराइड हार्मोन का निर्माण होता है। इस पूरी प्रक्रिया का नियंत्रण पिट्यूटरी ग्रंथि से बनने वाली थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के माध्यम से होता है, जिसे हम TSH कहते हैं। तो जिन बच्चों में TSH की कमी हो या TSH रिसेप्टर काम ना कर पा रहा हो या सोडियम और आयोडीन सिम्पोर्टर जो आयोडीन को अंदर लेकर जाता है और उसके पश्चात कई सारे एंजाइम्स जो कि कार्य कर रहे होते हैं उनमें कोई कमी आती है, तो थायराइड ग्रंथि के बनने के बाद भी थायराइड ग्रंथि कार्य नहीं कर पाती और इस बीमारी को डिसहार्मोनोजेनेसिस कहते हैं, यानी थायराइड की निर्माण की प्रक्रिया में त्रुटि होती है। कुछ बच्चों में कुछ इस प्रकार की प्रक्रिया होती है जिससे टेम्पररी या ट्रांजिएंट कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। इनमें मुख्य कारणों में आयोडीन की कमी या अधिकता या मां के द्वारा बनने वाली थायराइड रिसेप्टर ब्लॉकिंग एंटीबॉडी का प्लेसेंटा को क्रॉस करके पहुंचना होता है। जिन बच्चों की माओं में थायराइड की कमी होती है और उस कमी का कारण TSH को ब्लॉक करने वाली एंटीबॉडी होती है, तो यह एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है और जा करके बच्चे के थायराइड ग्रंथि के विकास को अवरुद्ध कर सकती है। इस कारण से आरंभ की अवस्था में बच्चों में थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है, पर जैसे जैसे समय बीतता है तो ये थायराइड हार्मोन की ग्रंथि अपना कार्य करने लगती है, क्योंकि वो एंटीबॉडी खत्म होने लगती है। 2 से 6 महीने तक आमतौर पर उस एंटीबॉडी का प्रभाव समाप्त हो जाता है और थायराइड काम करने लगता है। इन परिस्थितियों में थायराइड ग्रंथि हमें अल्ट्रासाउंड में तो दिखाई देती है, पर अगर हम थायराइड न्यूक्लियर स्कैन कराते हैं तो वो ग्रंथि नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि उसमें अपटेक नहीं हो पाता है। थायराइड ग्रंथि के विकास में आयोडीन का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान होता है। जिन माताओं में आयोडीन की कमी होती है उनमें गर्भावस्था में बच्चों में आयोडीन की कमी हो जाती है और इस आयोडीन की कमी होने के कारण बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर अत्यधिक प्रभाव होता है, जिसे हम क्रिटिनिज्म के नाम से जानते हैं। क्रिटिनिज्म के रोग में बच्चे के थायराइड ग्रंथि के विकसित ना होने के कारण उसके सुनने की क्षमता में,
देखने की क्षमता में एवं मानसिक विकास पर अत्यधिक दुष्प्रभाव होता है। माताओं में आयोडीन की कमी को पूरा कर करके इस समस्या को दूर किया जा सकता है। इसलिए आयोडिनेटेड सॉल्ट के प्रयोग के द्वारा इस समस्या को काफ़ी हद तक हल किया गया है। इसीलिए सभी गर्भवती महिलाओं में आयोडीन युक्त सॉल्ट का प्रयोग अत्यधिक आवश्यक होता है।